चुनावी मौसम है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालते हुए चुनावी कैंपेन में एक्टिव नजर आ रहे हैं। एनर्जी से भरपूर प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कर्नाटक में पहुंचकर मंदिर का उद्घाटन करते हुए एक तीर से कई निशाने साध दिए। इस मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी कई वजह रही जो कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचाने के लिए काफी है। नैरेटिव के इस पूरे खेल में पीएम मोदी ने जो संदेश दिया वो वाकई साउथ की पॉलिटिक्स के हर पहलू को टच करता दिखा। तमिलनाडु में बीजेपी की राह आसान तो नहीं, लेकिन मोदी और शाह की रणनीति कुछ ऐसी रहती है कि वो मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में जी जान से जुट जाते हैं। आपको एक स्पेशल रिपोर्ट हम दिखाएंगे जिसके जरिए उन सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जो कि दक्षिण की राजनीति में पीएम मोदी को बनाते हैं इलेक्शन का एक्स फैक्टर। साउथ का चुनावी घमासान, बीजेपी का जारी है अभियान। तमिलनाडु को साधने में जुटी बीजेपी, रोड शो के चलते बढ़ी सियासी गर्मी। बीजेपी है पूरी तरह से तैयार। आज नागरकोविल से मोदी ने भरी हुंकार। तमिलनाडु में मोदी तो बंगाल में शाह ने संभाला मोर्चा। जगह जगह जारी है चुनावी चर्चा। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। सभी मुद्दों पर जो करेगा काबू वही जीतेगा तमिलनाडु। कन्याकुमारी जिले में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। तमिलनाडु में बढ़ी सियासी टेंशन। दक्षिण की राजनीति में उतरे धुरंधर मोदी हैं इलेक्शन का एक्स फैक्टर। पीएम मोदी का मिशन साउथ जारी। 3 राज्यों की वोटिंग के बाद अब बीजेपी की नजर है बाकी के 2 राज्यों पर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर। हालांकि दक्षिण के मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने की कर्नाटक के दौरे से। इस दौरे के जरिए उनके टारगेट पर रहा तमिलनाडु। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक में पहुंचकर श्री गुरु भैरव वैद्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के साथ बुक भी लॉन्च की। ये श्री गुरु भैरव वैद्य मंदिर मंड्या जिले के श्री क्षेत्र आदि चुनचुनगिरी में स्थित है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि आज मेरा हृदय ऐसी भावनाओं से भरा हुआ है कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजा करना, श्री गुरु भैरव वैद्य मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहना, ऐतिहासिक ज्वाला पीठ में समय बिताना, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचे संतों का सानिध्य प्राप्त करना और अब यहाँ एकत्रित जन समूह के दर्शन करना, ये अनुभव सदैव मेरे साथ रहेंगे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आप सभी के बीच आने का अवसर मिला। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल के जरिए कर्नाटक आगे बढ़ सकेगा। मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है।
हम भारतीय उत्पादों को अपनाएं, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और उद्योगों को मजबूत करें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर के जिए। मेरा 5वां आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है। हम अपने देश को जानें, हम देश के अलग अलग कोने में घूमें, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें। ये कार्यक्रम तो कर्नाटक में हुआ, लेकिन इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक तार पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। इसकी एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह नाथ परंपरा और साझा विरासत। आदि चुंचनगिरी मठ नाथ परंपरा से संबंधित है, जिसके अधिष्ठाता देवता भगवान काल भैरव हैं। तमिलनाडु में भी नाथ परंपरा का गहरा ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। भगवान शिव के भैरव रूप की पूजा तमिलनाडु के गांवों और मंदिरों में अत्यंत लोकप्रिय है। पीएम मोदी साझा आध्यात्मिक विरासत का इस्तेमाल अक्सर सांस्कृतिक एकता के रूप में करते आए हैं, जो उत्तर और दक्षिण खासकर तमिलनाडु के बीच की दूरी कम करने का एक बड़ा जरिया है। वोक्कालिगा समुदाय और क्षेत्रीय प्रभाव। ये मठ वोक्कालिगा समुदाय का सबसे प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। वोक्कालिगा समुदाय का प्रभाव केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं, बल्कि तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों जैसे कोयम्बटूर, इरोड और होसुर में भी इस समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। इन जगहों पर इन्हें अक्सर गाउंडर या दूसरे उपनामों से जाना जाता है और इस मठ के अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या है। इस समुदाय की आस्था को केंद्र में रखकर बीजेपी तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। द्रविड़ वास्तुकला और तमिल अस्मिता। दिलचस्प बात यह है कि श्री गुरु भैरवैक के मंदिर को पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला शैली में बनाया गया। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी अक्सर दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति की खुलकर प्रशंसा करते हैं। जाहिर है कि तमिलनाडु के मतदाताओं को एक सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी दक्षिण की द्रविड़ पहचान और परंपराओं का उतना ही सम्मान करती है जितना उत्तर भारत के। जेडीएस के साथ गठबंधन और साझा मंच। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद थे। अब आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन का सीधा असर उन क्षेत्रीय समीकरणों पर पड़ता है जो तमिलनाडु की सियासत पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कावेरी जल विवाद। ये संस्था तत्वज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को दिशा देती है। इस पवित्र मठ का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का है। इसकी गुरु परंपरा, इसका आध्यात्मिक दर्शन और इसकी सेवा की परंपरा ने पीढ़ियों तक इस भूमि को समृद्ध किया है। इसी परंपरा में जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी जैसे महान संत हुए, जिन्होंने इस विरासत को नई ऊंचाई दी। अब इसका सीधा सा राजनीतिक संदेश ये है कि ये देवगौड़ा जैसे कद्दावर दक्षिण भारतीय नेता के साथ मंच साझा करना पीएम मोदी की छवि को और ज्यादा मजबूत करता है, जहां वो क्षेत्रीय राजनीति के दिग्गजों को साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में दिखते हैं। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे बीजेपी तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे का विश्लेषण करें तो ये उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा नजर आता है। याद कीजिए कि कैसे उन्होंने काशी तमिल संगमम के जरिए उत्तर को तमिलनाडु से जोड़ा, नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल को स्थापित किया, ग्लोबल मंच पर तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताया, तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया। वैसे ही कर्नाटक के इस प्रतिष्ठित मठ के जरिए वो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच एक आध्यात्मिक कॉरिडोर को मजबूत कर रहे हैं।
ताकि तमिलनाडु में बीजेपी के प्रति बाहरी पार्टी वाली छवि को बदला जा सके। कर्नाटक के बाद पीएम मोदी ने रुख किया तमिलनाडु का। कन्याकुमारी के नागरकोइल पहुंचे पीएम मोदी ने खुली गाड़ी में रोड शो किया। वो पहले भी कई बार कन्याकुमारी का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब पीएम मोदी ने ओपन जीप का इस्तेमाल किया। यानी कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। इस रोड शो में एआईएडीएमके के महासचिव एड पादी के पलानीस्वामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन और के अन्नामलाई समेत बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। जिस वक्त पीएम मोदी का ये रोड शो निकल रहा था, उस समय देखने लायक नजारा था। रोड के दोनों तरफ उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी किस तरह से मिशन तमिलनाडु में जुटी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरकोविल में रोड शो करते हुए नजर आए। इससे पहले 14 अप्रैल को जेपी नड्डा तमिलनाडु में पहुंचे थे, जहां उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया। इससे पहले 12 और 13 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रैलियों में शिरकत करते हुए नजर आए। अब बीजेपी के घोषणा पत्र की बड़ी बातों को भी जान लेते हैं, जिसे जेपी नड्डा ने जारी किया था। बीजेपी ने वादा किया है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद ये सारे वादे पूरे होंगे। घर की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। हर परिवार को 10,000 रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान। पोंगल, तमिल, पुथुंडू और दीपावली में 3 फ्री गैस सिलेंडर। योग्य महिलाओं को ई स्कूटर के जरिए 25,000 की सब्सिडी। जलीकट्टू बैल पालने वालों को 2,000 रुपए प्रति माह। जलीकट्टू में हिस्सा लेने पर मौत होने पर 10 लाख की सहायता। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त उपाय। अपराध को लेकर 0 FIR पंजीकरण प्रणाली शुरू की जाएगी। अपराधियों पर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मुकदमा चलेगा। बसों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब आंकड़ों के जरिए तमिलनाडु के सियासी समीकरण को समझ चाहते हैं कि बीजेपी की राह इतनी भी आसान नजर नहीं है। 2021 में तमिलनाडु का सियासी समीकरण कुछ ऐसा था। पार्टी थी डीएमके, जिसने 133 सीटें जीती और वोटिंग प्रतिशत रहा 37.70, जबकि कांग्रेस ने 18 सीटें जीती और वोटिंग प्रतिशत रहा 4.27। एआईएडीएमके ने 66 सीटें जीती, वोटिंग प्रतिशत रहा 33.29 और बीजेपी 4 सीटें जीती, वोटिंग प्रतिशत महज 2.62% रहा। लेकिन ये पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर वाली छवि और अमित शाह की चाणक्य नीति का ही नतीजा है कि तमिलनाडु में बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे चढ़ता दिख रहा है। तमिलनाडु में किस तरीके से ग्राफ चढ़ रहा है वो भी आपको समझाते हैं। कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और चेन्नई में पकड़ मजबूत हुई है। 2019 में वोट शेयर 3.66% था। 2024 में वोट शेयर 11.24% पहुंच गया। एक ओर तमिलनाडु में पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी ओर पूरे दमखम के साथ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी सभा करते नजर आए। पश्चिम बंगाल के सीएम को सीधी चुनौती देते हुए अमित शाह उन्हें करप्शन और घुसपैठ के मुद्दे पर घेरते नजर आए। मैं आज कहकर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से गंगा सागर तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कैश फॉर क्वेरी घोटाला, 23,000 शिक्षकों के भर्ती में घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, घोटाले किए। 10,000 करोड़ रुपया ये दीदी के गुंडे खा गए हैं। 10,000 करोड़। जाहिर है कि बीजेपी का मिशन साउथ और मिशन बंगाल जारी है। ऐसे में दोनों दिग्गजों ने कमान संभाली हुई है। इसलिए कह सकते हैं कि अगर पीएम मोदी इन चुनावों में एक्स फैक्टर है, तो फिर अमित शाह चुनावों के धुरंधर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।